बच्चों नमस्कार, मैं हूं नर्मदा ठाकुर, हिमाचल प्रदेश। आज हम कक्षा नवम हिंदी विषय की रीढ़ की हड्डी पाठ 3 का सार और प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों कृति का भाग 1 से हैं, जो इसके लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर जी, जिन्होंने ये लिखा है रीढ़ की हड्डी एकांकी है ये। पहले हम इसका सार पढ़ेंगे, उसके पश्चात प्रश्न उत्तर। रीढ़ की हड्डी प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। यह एकांकी लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में वुफल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उनका नौकर रत्न, रामस्वरूप की पत्नी वेमा, उनकी बेटी उमा, शंकर वे पिता गोपाल प्रसाद तथा शंकर। पूरा एकांकी एक मामूली से सजे कमरे में खेला गया है। पूरा जो नाटक है एकांकी है एक ही कमरे में, सजे हुए कमरे में खेला गया है। और इस एकांकी के माध्यम से लड़की की जो विवाह के लिए दशा होती है उसके विषय में बताया गया है, उससे क्या अपेक्षाएं रखी जाती हैं। रीढ़ की हड्डी उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप और उनका नौकर कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया गया है। इतने में ही वहां प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है, अर्थात आपको उमा को समझाना चाहिए। उसकी माँ मतलब उमा की माँ, ठीक है। आप उसको समझा के ले आओ भाई, लड़के वाले आ रहे हैं बच्चों, इसलिए वो कह रहे हैं। उमा बीए तक पढ़ी हुई है, परंतु रामस्वरूप लड़के वालों को 10वीं तक पढ़ी बतलाते हैं, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं है। रामस्वरूप ने नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेजा है। बाहर जाते हुए रतन देखता है कि कोई घर की ओर बढ़ रहा है। रखने के लिए बच्चों यहाँ कट गया है गलती से, तो आपने ध्यान रखना है। उमा कितनी पढ़ी है? बीए तक पढ़ी है, लेकिन वो लड़के वालों के साथ झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। 10वीं तक बतलाते हैं या बताते हैं, यहाँ छुप गए। जैसे तैसे वे लोग मान गए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार चली जाए तो मुझे दोष मत देना। तब प्रेमा कहती है, तुमने ही तो उसको पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा लिया है। मैंने तो बॉर्डर उसके सामने लाकर रखा है, पर वह इन सब चीजों लिखा गया है बच्चों यहाँ, चीजों से उसे क्या है, सख्त नफरत है। सख्त लिखना है यहाँ, नफरत है, ठीक है, नफरत करती हैं वो। रामस्वरूप कहते हैं, ना जाने इसका दिमाग कैसा है। वह मालिक को बताता ही है कि थोड़ी देर में दरवाजा खटकता है और दरवाजा खुलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आते हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने जमाने की तुलना नए जमाने से करते हैं। अपनी आवाज और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात की जाए। वे शादी विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो शादी विवाह है ये 2 पवित्र आत्माओं का मिलन होता है। इसे बिजनेस कहना सही नहीं है। बिजनेस तो निर्जीव वस्तुओं का होता है, व्यापार, ठीक है। किसी सजीव वस्तु का हम व्यापार कैसे कर सकते हैं। रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकानवान से हैसियत बुरी नहीं लगती है, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। वे अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं, क्योंकि उनके बेटे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, टूटी हुई है। फिर वो उसे कहते हैं कि सीधा बैठो। वे अपने बेटे को डांट रहे हैं। रामस्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं।
और इधर उधर की बातें करते हैं। इधर उधर बेटा गलती से र इसके साथ लग गया है, आपने पूरा लिखना है र इधर उधर। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं तो रामस्वरूप कहते हैं वह तो आप खुद देख लीजिएगा। फिर जन्मपत्रियों के मिलाने की बात चलती है तो रामस्वरूप कहते हैं कि मैंने उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें तो मैट्रिक पास बहू चाहिए, मुझे लिखा गया लेकिन मुझे उससे नौकरी तो करानी नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं करवानी है, इसलिए हमें सिर्फ 10 पास ही बहू चाहिए। जबकि आपको पता है उनकी बेटी कितनी पढ़ी लिखी हैं, BA तक पढ़ी लिखी हैं। वो पुराने जमाने की बात है बच्चों, आजकल तो सभी पढ़ी लिखी बहुएं चाहते हैं। उमा को बुलाने पर वह सिर झुकाए तथा हाथ में पान की तश्तरी लिए आती है। उमा के लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ बोलते हैं, चश्मा? रामस्वरूप चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देता है। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल, चेहरे की छवि देखते हुए गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। उन्हें संगीत का शौक है, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि क्या उमा को संगीत आता है, क्या उसे संगीत की शिक्षा दी गई है, उसे गाना बजाना, सीना प्रोना, वो इस तरह की बातें पूछते हैं जो एक लड़की से उम्मीद की जाती है, वही वो उससे भी पूछ रहे हैं। सितार उठाकर गीत सुनाती हुई उमा की नजर उस लड़के पर पड़ती है तो वह उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है। फिर उमा से उसकी पेंटिंग सिलाई के बारे में पूछा जाता है। इसका उत्तर रामस्वरूप दे देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में पूछते हुए उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं। वो कह रहे हैं कि उमा ही उत्तर दे इसका, ठीक है, आप मत दें, लड़की के पिता को मना कर रहे हैं। रामस्वरूप भी उमा से ही जवाब देने के लिए कहते हैं। अब वो भी कह रहे हैं कि उमा खुद ही जवाब दें। और मजबूत आवाज में मैं क्या जवाब दूं, ये था लिखा गया बेटा, गलती से मैं ही लिखना यहाँ। बाबूजी, मैं क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बेची जाती हैं तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, केवल खरीदार को दिखा देता है, पसंद आ जाए तो अच्छा, वरना फिर वो चुप हो जाती है। रामस्वरूप को क्रोधित होकर उसे डांटते हैं, भाई क्या कह रही है लड़की तू, है ना, क्योंकि वो विवाह को बिजनेस मानते हैं, इसलिए उमा मेज कुर्सी की बात कर रही है अपने लिए। अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे खरीदने आए हैं, जरा इनसे पूछिए तो कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती? लड़कियां क्या मजबूर भेड़ बकरियां हैं क्या, जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर, आगे वो चुप हो जाती है। वो लड़कियां हैं, कोई भेड़ बकरियां नहीं कि कसाई उन्हें अच्छी तरह देखभाल कर ले जाएं। इसीलिए वो कहती हैं कि मेज कुर्सी बिकती है अपने लिए, कि मैं इंसान हूँ, मेज कुर्सी नहीं हूँ जो बेची जाऊंगी और मेरा तो मोल भाव होगा। गोपाल प्रसाद दाव में आकर, रामस्वरूप बाबू, क्या आपने मुझे मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? उमा, आप इतनी देर से मेरी नाप तोल कर रहे हैं, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और ये वहां से कैसे भगाए गए थे। अब उमा ने लड़के को देख लिया है, ये जो लड़का है वो चरित्रहीन है और लड़कियों के आसपास जो होटल है उससे वहां से उसको पकड़ा गया था और वहां मारा भी गया था उसको। गोपाल प्रसाद, तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा, हाँ पढ़ी हूँ, BA पास किया है। मैंने ना कोई चोरी की है और ना ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झांक कर कायरता का प्रदर्शन किया। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को बुरा भला कहते हुए अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, उमा ने लड़के की सारी बात बता दी जो वह जानती थी उसके पिता को, कि इनका जो लड़का है वो किस तरह बिगड़ा हुआ लड़का है, तभी उसको लड़कियों के हॉस्टल के पास पीटा गया था। उमा पीछे से कहती है, जाइए, जरूर जाइए, घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं,
गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और प्रेमा आती है। उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रत्न आता है। बाबूजी, मक्खन। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और एकांकी समाप्त हो जाती है क्योंकि वो सब चले जाते हैं। उमा उन्हें दो टूक जवाब दे देती हैं। वो जो लड़का है उसकी भी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो समाज में खड़े होने के लायक नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कह सके तो अब प्रश्न उत्तर बच्चों, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह अपने बीते हुए समय को याद करता है तथा उसे ही सही ठहराता है, परंतु बीते हुए समय की तुलना वर्तमान समय से करना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि हर एक समय अपने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सही होता है। यूं भी हर जमाने की अपनी स्थितियां होती हैं। जमाना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। ऐसा नहीं कि हम पुरानी घिसी पिटी बातों को लेकर ही बैठ जाएं बच्चों। जो रूढ़ियां हैं, हमारी पुरानी परंपराएं हैं, उनको हमें तोड़ना भी पड़ता है कई बार समाज को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए पुराना जमाना ही सही था ऐसा कहना उचित नहीं है। कुछ बातें सही हो सकती हैं, सभी नहीं। प्रश्न नंबर 2, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। यहाँ रूढ़ी लिखा गया है, ढ़ा होगा बच्चों। उपयुक्त बात उनकी इसी विवशता को उजागर करती है, व्यवस्था को उजागर करती है। ठीक है, होना है यहाँ पे, क्योंकि वो एक बेटी के पिता हैं और वो इनकी मजबूरी है। प्रश्न नंबर 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं उचित क्यों नहीं है? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं सरासर गलत है। एक तो अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं ठीक उसी प्रकार लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है, बराबर का दर्जा है। फिर बराबरी का है कि अगर हम लड़कियों को ही मीन मेख निकालते रहे उन्हीं के ही कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, क्या लड़कों को नहीं सुधरना चाहिए? प्रश्न नंबर 4 है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। वे इस तरह के आचरण से संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को कम कर रहे हैं। रामस्वरूप जहां आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं, वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर्ग की तलाश करते, न कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते। वो भी परिस्थिति से समझौता कर रहे हैं, बल्कि उन्हें मजबूती के साथ अपनी बेटी के साथ खड़े होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 5 है, आपके लाडले बेटे की तो रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती हैं? उपयुक्त कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्न कमियों की ओर और ध्यान दिलाना चाहती है। शंकर का चरित्र अच्छा नहीं है। लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटते हुए वह पकड़ा जा चुका है। नंबर 2, उसका अपना निजी कोई व्यक्तित्व तो नहीं है। वह अपने पिता के पीछे चलने वाला बेचारा जीव है, जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। नंबर 3, वह शारीरिक रूप से भी समर्थ नहीं है। वह शरीर से कमजोर, झुककर तथा उससे तनकर भी बैठा
नहीं चाहता, वो झुक कर चलने वाला है ना, पिता के साथ चलने वाला है, मतलब अपना उसकी कोई पहचान नहीं है, कुछ भी उसके पास नहीं है। प्रश्न नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती है। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा जो आत्मविश्वास से भरी तथा निडर हो। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए निरुपयोगी हैं। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते, इसलिए हमें शंकर जैसे व्यक्तित्व की जरूरत नहीं है। समाज को ऊपर ले जाना है तो हमें उमा जैसी लड़की की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार मानव में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार वैवाहिक रिश्तों में लड़का और लड़की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। उनके स्वस्थ रिश्ते पारिवारिक शांति, अपनापन और समृद्धि के कारण बनते हैं। इस पाठ के जरिए यही बताने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी दोनों में ही समानता होनी चाहिए। नारी को कमतर समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते, अतः यह उचित शीर्षक है। नारी को भी बराबर की भागीदारी देनी चाहिए, बराबर समझना है। प्रश्न नंबर 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? इस कहानी के कई पात्र हैं, परंतु सबसे सशक्त पात्र बनकर जो उभरता है वह उमा ही है। उमा की उपस्थिति भले ही थोड़े समय के लिए थी, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती हैं। मतलब हमें अन्याय नहीं सहन करना चाहिए, जो सही लगे उसका उत्तर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। रामस्वरूप आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न परंतु एक मजबूर पिता हैं। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी विवशता तथा कायरता झलकती है। अगर बेटी को पढ़ाया था तो उन्हें छिपाना नहीं चाहिए था, बताना चाहिए था। प्रश्न अगला है, रामगोपाल निहायती चालाक, बड़बोले, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारणवश वे अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं, इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। बिजनेस मतलब वो दहेज की बात कर रहे हैं कि बिजनेस की बात कर लेते हैं, मतलब पैसा। प्रश्न नंबर 10, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। उत्तर है इसका, रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यहाँ एकांकी स्त्री पुरुष समानता की पक्षधर हैं। लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना, बेटियों के विवाह के समय माता पिता की परेशानियों को उजागर करना, और नंबर 4, स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करना। नंबर 5, स्त्री को भी अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देना, जिस प्रकार उमा ने अपने विचार दिए हैं। प्रश्न नंबर 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। नंबर 1, स्त्री शिक्षा में हमें योगदान देना चाहिए। नंबर 2, अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। स्त्री शिक्षा में योगदान, वो पढ़ी लिखी होंगी तो वो जागरूक होगी और अपने खिलाफ हो रहे
जो अन्याय है उसके खिलाफ वो खड़ी हो सकेगी। और इसे संदर्भ में विदुषी स्त्रियों के भी उदाहरण पेश करने चाहिए। नंबर 3 है उसके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। मीडिया आदि द्वारा उसके अस्तित्व की गरिमा बनी रहे यह देखना चाहिए। अश्लील चित्र आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। लड़के और लड़की को समान अधिकार मिलने चाहिए। हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। जब वो आगे बढ़ रही हैं तो उनकी सहायता करनी है, साथ देना है उनका। ठीक है बच्चों, तो आपने अपने ही शब्दों में उत्तर देने हैं। सबसे पहले पूरी एकांकी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके पश्चात आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर हम किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।